अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि वर्चुअल बॉक्स और VMware में क्या क्या क्वालिटीज़ होती है और दोनों में से कौन सा बेस्ट होता है, तो आप लोग बहुत ही सही वीडियो में आ चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ये सारे फीचर्स VMware और वर्चुअल बॉक्स में। तो यार दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार दोस्तों, बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन की, ठीक है। तो यार दोस्तों, वर्चुअलाइजेशन नाम सुन के ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसी चीज़ है जो है लेकिन नहीं है। चलो इसको हम समझते हैं। तो यार इसको समझते हैं ऐसे कि जैसे कि आपके सिस्टम में पहले से विंडोज़ डली है, ठीक है। जो पहले आपके लैपटॉप में आया, जब आपने लैपटॉप खरीदा होगा तो आपके लैपटॉप में विंडोज़ डली हुई आई। अब आप सोच रहे हो कि यार आपके लैपटॉप में आपको डालना है लिनक्स, तो आप क्या करोगे? आप डायरेक्टली लिनक्स को नहीं डाल सकते। ये आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए कोई ऐसा मेथड ही बनानी है, इसके लिए कोई ऐसा फीचर ही बनानी है कि हम डायरेक्टली एक ओएस के ऊपर दूसरा ओएस डायरेक्टली चला दें। क्योंकि अल्टीमेटली ओएस क्या करता है? ओएस करता है हार्डवेयर का यूज़, ठीक है। जो हमारी मदरबोर्ड होती है, मदरबोर्ड में सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उसको एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं बेसिकली, और उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ओएस। तो एक हार्डवेयर पे एक टाइम पे एक ही ओएस चल सकता है, ये होता है टेक्निकली, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन की, तो हम तो इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे पास एक अवेलेबल हार्डवेयर रिसोर्स है जिसकी मदद से हम लोग दूसरा ओएस भी चला सकते हैं। तो यार वो इमेजिनेशन को बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो यार ये तो हमने देख लिया वर्चुअलाइजेशन। अब हम देख लेते हैं कि वर्चुअलाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन के होते हैं दो टाइप्स, सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन और होता है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। यहां पर दो टाइप के वर्चुअलाइजेशंस होते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन की। तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में जो हमारा हाइपरवाइजर होता है, तो यार दोस्तों जो हाइपरवाइजर होता है, हमने जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, आप लोगों में से किसी ने अगर नहीं भी देखा हो तो आप लोग आई बटन पे जाके देख सकते हैं। थ्रू आउटली मैंने एक्सप्लेन किया है कि हाइपरवाइजर का काम क्या होता है और वो वर्क कैसे करता है। यहाँ पर मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ कि ये जो VMware है, हमारा वर्चुअल बॉक्स, ये दोनों हाइपरवाइजर होते हैं। तो दोस्तों, हाइपरवाइजर का काम क्या होता है कि जो हार्डवेयर होता है उसको वो क्लोन बना लेता है, उसको एम्यूलेट करके एक इमेजिनरी हार्डवेयर बना लेता है, ताकि उस हार्डवेयर पे हम अपना दूसरा ओएस रन कर सके। समझ लेते हैं कि ये हमारा ओरिजिनल हार्डवेयर है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल हार्डवेयर है, इसके ऊपर लगी है हमारी विंडोज। अब हमने डाल दिया यहाँ पर हाइपरवाइजर। ये वाला हार्डवेयर का क्लोन बना लेगा, लेकिन क्लोन उतने का ही बनाएगा जितने का अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइपरवाइजर है, ये एक हार्डवेयर की अवेलेबिलिटी बना देगा। उसके ऊपर आप कोई सा भी ओएस चला सकते हैं। लेट्स से हम लोग चला रहे हैं लिनक्स, ठीक है, तब उसके ऊपर आप चला सकते हैं। अब इस केस में हुआ क्या? हाइपरवाइजर ने जितने भी हार्डवेयर्स हैं वो सारे अवेलेबल करवा दिए हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। तो यार अब समझ लेते हैं सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन के बारे में। तो चलो इसके लिए भी डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ डाल देते हैं हार्डवेयर, उसके ऊपर डाल देते हैं विंडोज, उसके ऊपर डाल देते हैं सॉफ्टवेयर हाइपरवाइजर, ठीक है। अब यहाँ पे तीन चीज़ें, तीनों टर्म आप जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले ये वाले हाइपरवाइजर का काम ये रहेगा कि ये जो विंडोज़ है, ये जो हमारा होस्ट ओएस है, उसको एम्यूलेट करेगा, उसका एक अवेलेबल रिसोर्सेज का क्लोन बनाएगा। और ये जो सॉफ्टवेयर हाइपरवाइजर है, ये डायरेक्टली हार्डवेयर को रीच नहीं कर सकता। ये क्या करेगा? सबसे पहले रीच आउट करेगा विंडोज़ के पास में, और विंडोज़ उसको कमांड देगा, और विंडोज़ रीच आउट करेगा हार्डवेयर के पास में। और ये जो हार्डवेयर है, ये विंडोज़ को कमांड देगा, और ये विंडोज़ हाइपरवाइजर को कमांड देगा। और अल्टीमेटली जब हम इसके ऊपर कोई सा ओएस डालेंगे, जैसे कि हमने डाला लिनक्स, तो अल्टीमेटली लिनक्स वो सारी कमांड को एक्सेप्ट करेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि
सबसे पहले लिनक्स रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मेरे को रैम की ज़रूरत है, ठीक है, हम मेरे को 1 GB रैम की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट जाएगी हाइपरवाइजर के पास में, हाइपरवाइजर करेगा विंडोज़ को और विंडोज़ जाएगा हार्डवेयर के पास में, और ये बाउंस बैक हो जाएगी और आएगी लिनक्स के पास में। जहाँ हम डायरेक्टली हार्डवेयर को रिक्वेस्ट कर रहे थे बिना होस्ट ओएस की रिक्वायरमेंट के, यहाँ पर हमको होस्ट ओएस पे भी रिक्वेस्ट करना पड़ रही है, जिसकी वजह से प्रोसेस थोड़ी सी स्लो हो जाती है, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है। तो इसकी अगर परफॉर्मेंस देखें तो इसकी परफॉर्मेंस लो मिलेगी, वही इसकी जो परफॉर्मेंस है वो हाई मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है डिफरेंस सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन और हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में। तो यार फटाफट से इसे रब कर देता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ, ठीक है। तो यार अब बात करते हैं ये जो VMware है और वर्चुअल बॉक्स है, ये कौन से टाइप के वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। तो VMware जो है वो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है, और जो वर्चुअल बॉक्स है वो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 को कर देते हैं क्लोज, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं होस्ट ओएस की। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल ये है कि होस्ट ओएस होता क्या है। तो दोस्तों होस्ट ओएस वो होता है जिस ओएस के ऊपर हम दूसरा ओएस चलाने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर है हमारे पास विंडोज, ठीक है, उसके ऊपर लगा हाइपरवाइजर, ठीक है। तो दोस्तों हाइपरवाइजर के अंदर हमने डाला लिनक्स, ठीक है। तो ये जो है, ये वाली जो विंडोज है, ये वाला जो ओएस है हमारा, इसे बोलते हैं होस्ट ओएस, ठीक है। और ये वाला जो ओएस है इसे बोलते हैं हम लोग गेस्ट ओएस। अब गेस्ट ओएस इसलिए कहते हैं क्योंकि हाइपरवाइजर के ऊपर हम लोग लिनक्स को चला रहे हैं, तो हम किसी भी मोमेंट पे हम इस गेस्ट ओएस को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कभी चालू कर सकते हैं, कभी बंद कर सकते हैं। तो इसलिए गेस्ट ओएस है। बात करते हैं होस्ट ओएस की। तो होस्ट ओएस का होना परमानेंट जरूरी है, वो होस्ट करता है लिनक्स को, ठीक है। तो दोस्तों VMware के लिए कौन कौन से होस्ट ओएस होते हैं आइए देखते हैं। विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस, ठीक है। वही अगर वर्चुअल बॉक्स में देखने जाए तो यहां पर मिलेंगे हमें विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, सोलारिस और मिलेगा FreeBSD, ठीक है। इतने टाइप के हम वर्चुअल बॉक्स में ओएस को होस्ट ओएस बना सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी होस्ट ओएस की बात। इसका मतलब ये है कि वर्चुअल बॉक्स जो सॉफ्टवेयर है, जो हाइपरवाइजर है, वो इतने सारे ओएस में सपोर्ट करता है। वहीं अगर VMware के देखे जाए तो वो विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस में सपोर्ट होगा। अब गेस्ट ओएस की बात करते हैं, ठीक है। गेस्ट ओएस मतलब जो VMware के अंदर चलने वाला है। विंडोज रहेगा, लिनक्स रहेगा, मैक ओएस रहेगा, सोलारिस रहेगा और FreeBSD, सारे की सारे आप लोग VMware में चला सकते हैं। वहीं अगर वर्चुअल बॉक्स में देखें तो यही सारे ओएस वर्चुअल बॉक्स में भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो यार अब नंबर आता है स्नैपशॉट का, तो यहाँ पर डाल देते हैं एक एरो। अब स्टार्ट करते हैं। तो यार स्नैपशॉट क्या होता है, समझ लेते हैं कि आपके पास दो घर हैं, ठीक है। यहाँ पर एक घर है, यहाँ पर एक घर है, ठीक है। ये है समझ लो इंडिया, ये है जापान,
ठीक है, आपके दो अलग अलग घर हैं इंडिया और जापान में। दो अलग अलग घर में आपके पास दो अलग अलग सिस्टम्स हैं। यहाँ पर बना देते हैं एक सिस्टम, तो यार दोस्तों ड्राइंग पे मत जाना, भावनाओं तक पहुंचना। ठीक है, तो समझ लेते हैं इंडिया और जापान में आपके दो घर हैं और दोनों घर में आपके पास सिस्टम्स हैं। आप अभी इंडिया में काम कर रहे हैं, आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया। ठीक है, आप लोग एक Node.js का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, Node.js। ठीक है, तो यार दोस्तों आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि जब हम लोग एक कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आपने कभी गेम इंस्टॉल करा होगा तो आपको कभी न कभी ऐसा प्रॉम्प्ट आया होगा कि आपको डायरेक्ट इंस्टॉल करना है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है, 2008 का करना है, 2012 का करना है। ऐसे अलग अलग वर्जन्स के डिपेंडेंसीज आपको मिली होगी कभी ना कभी। तो यार उसी के कंटेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं कि Node.js के लिए भी हम लोग को रन करने के लिए जावास्क्रिप्ट, बेबल, Node.js के खुद के पैकेजेस, दूसरी डिपेंडेंसीज, वो सारी चीज़ें हमको एक प्रोजेक्ट बनाने में लगती है। अब आप सोचो कि आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया इस सिस्टम पे। ठीक है, आपका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, आपको अर्जेंटली जापान शिफ्ट होना है, सिस्टम को तो आप ट्रेवल करके ले नहीं जा सकते, तो आप लोग क्या करेंगे? ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या करेंगे, आप अगर कॉपी करके भी अपने प्रोजेक्ट को ले जाते हैं तो वो श्योरिटी नहीं है कि वो सारी डिपेंडेंसीज जापान वाले सिस्टम में भी आपकी रहे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि आप वर्जन 5 पे Node.js का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अब आप चले गए जापान में आपके सिस्टम में है वर्जन 7। अब क्या होगा, अब वर्जन डिफरेंस हो गया, फाइल्स में कुछ चेंजेस हो गया, प्रोजेक्ट रन कैसे करेगा? ये तो हो गई, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। ऐसे बहुत सारे पैकेजेस होते हैं और उनके बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। अब आप एक एक वर्जन को कैलकुलेट करने बैठेंगे या एक एक वर्जन को इंस्टॉल करने बैठेंगे दूसरी लोकेशन पे, तो वो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो सारी चीज़ें आपके ये वाले पीसी में है वही सारी चीज़ें वो वाली पीसी में आपको चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लोन बना लेते हैं। ठीक है, तो जब आप लोग VMware में इंस्टॉल करोगे, अपना जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे उसका इमेज इंस्टॉल करते हैं आप, जिसका एक्सटेंशन होता है .img। ठीक है, अब क्या होगा, जो सारी चीज़ें हम लोग इस इमेज में परफॉर्म कर रहे हैं, इस इमेज को रन करके परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब बेसिकली आप अपने हाइपरवाइजर में जो OS डाल रहे हैं उसमें जो भी चीज़ें आप कर रहे हो वो क्या करेगा, वो इस इमेज में सेव होते रहेगा। ठीक है, वो इस इमेज में सेव होते रहेगा। तो अगर आपको ट्रैवल करके कहीं और जाना है और वहाँ पर आपको सेम इन्वायरमेंट में आपको फिर से आपका प्रोजेक्ट बनाना है, तो यार आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, हाइपरवाइजर को आप बोलिए कि मेरे को क्या करो, ये जो आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आप जिसमें आपने प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, उसका एक क्लोन बना दो। वो क्लोन में लेके जाऊंगा दूसरे सिस्टम पे, वहाँ पर मैं VMware इंस्टॉल करूंगा या फिर वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करूंगा, उसमें मैं डाल दूंगा अपना जो भी क्लोन किया हुआ है, उसको डाल कर रन करवा दूंगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो मामला, जो चीज़ें आपने इस डेस्कटॉप में सेट करी थी वही सब चीज़ें आपको जापान वाली लोकेशन में भी मिल जाएगी। दोस्तों ये जो क्लोनिंग की प्रोसेस है इसको बोलते हैं स्नैपशॉट। स्नैपशॉट हम लोग क्यों लेते हैं, किसी भी चीज़ को रिमेंबर करने के लिए। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर पूरी इमेज का स्नैपशॉट लेते हैं ताकि सारा का सारा डेटा यहाँ से उठ के वहाँ पे चले जाए। तो ये तो भैया स्नैपशॉट की बातचीत है, तो क्लियर हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो इसको कर देते हैं इरेज यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं स्नैपशॉट्स कौन कौन से हाइपरवाइजर में अवेलेबल है। तो यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर भी अवेलेबल है, लेकिन VMware में ये पेड है। मतलब VMware में अगर आपको स्नैपशॉट बनाना है तो आपको लगेगा रोकड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्क एलोकेशन की। ठीक है, अब नाम पढ़ के ही पता चल रहा है कि डिस्क एलोकेशन मतलब कहीं ना कहीं हम मेमोरी को एलोकेट करने की बात कर रहे हैं। अब जब मेमोरी एलोकेशन का टॉपिक आता है तो वहाँ पर दो चीज़ें हमेशा आती ही है। सबसे पहली चीज़ होती है स्टैटिक
स्टैटिक एलोकेशन, दूसरा होता है डायनामिक एलोकेशन। तो दोस्तों नाम पढ़ के ही पता चल रहा है कि स्टैटिक मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगी और डायनामिक मतलब चेंज होने वाली वैल्यू रहेगी। अब मेमोरी से इसका क्या रिलेशन है दोस्तों? जब भी हम VMware के ऊपर कोई गेस्ट बनाते हैं या फिर कोई हाइपरवाइजर के ऊपर गेस्ट OS बनाते हैं तो वहां पर हमको सारे रिसोर्सेज की वैल्यू फिक्स करनी होती है, वहां पर सारे रिसोर्सेज की वैल्यू बतानी पड़ती है कि भैया हमको, जैसे लेट से आपका जो होस्ट OS है, ठीक है, उसकी रैम कितनी है? रैम दे देते हैं 8 GB, हार्ड डिस्क दे देते हैं 1 TB और CPU दे देते हैं 8 कोर। ठीक है, तो आपके होस्ट पीसी की ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसके ऊपर आप लोग डालोगे एक हाइपरवाइजर, फिर डालोगे गेस्ट OS। ठीक है, तो यार गेस्ट OS को चलने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो होस्ट OS से उसके हार्डवेयर रिसोर्सेज उधार मांगेगा। स्टैटिक एलोकेशन में क्या होता है कि हम पहले से इस हाइपरवाइजर को बता देते हैं कि ये जो गेस्ट OS है उसके लिए ये चीज़ें पहले से रिजर्व कर लो। जैसे कि हम इस हाइपरवाइजर को स्टैटिक के केस में बता देंगे कि भैया हमको रैम की ज़रूरत पड़ेगी 4 GB, डिस्क की ज़रूरत पड़ेगी 20 GB और CPU हमको लगेगा 4 कोर। ठीक है, तो हमने ये स्टैटिकली बता दिया, स्टैटिकली रिजर्व कर दिया इस वाले OS के लिए। तो दोस्तों ये जो रिजर्वेशन है, अब क्या होगा? हार्डवेयर के 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा यूज़ करेगा होस्ट OS, दूसरा हिस्सा यूज़ करेगा गेस्ट OS। अब इस केस में क्या होता है कि कभी कभी हमारा गेस्ट OS है वो कम यूज़ करता है। अब समझ लेते हैं कि 4 GB में से उसने 2 ही GB यूज़ करी, तो 2 GB तो वेस्टेज हो गई, क्योंकि 2 GB तो हमने केवल रिजर्व कर रखी है। रिजर्व कर रखी है इसका मतलब होस्ट OS कभी उसको यूज़ कर ही नहीं सकता। तो इस केस में क्या होता है, स्टैटिक एलोकेशन के केस में क्या होता है कि वेस्टेज ज़्यादा होता है रिसोर्सेज का। तो दोस्तों वहीं पे दूसरी साइड हमारे पास है डायनेमिक एलोकेशन। नाम के साथ ही पता चल रहा है कि ये जो सारी सेटिंग्स हैं हम स्टैटिकली कुछ बताते नहीं है डायनेमिक एलोकेशन में, और डायरेक्टली हम डायनेमिक एलोकेशन का जो चेक बॉक्स है उस पर चेक कर देते हैं। अब उस केस में क्या होता है, गेस्ट OS को जितनी ज़रूरत रहेगी उतनी वो ले लेगी, होस्ट OS को जितनी ज़रूरत रहेगा वो उतनी ले लेगा। कभी इसमें ज़्यादा फ्री रही तो ये यूज़ कर लेगा, इसमें ज़्यादा फ्री रही तो ये यूज़ कर लेगा। ये क्या है, आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी दोनों OS के बीच में डायनामिक एलोकेशन के केस में। तो यहाँ पर वेस्टेज बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी। स्टैटिक के केस में स्पीड और परफॉर्मेंस दोनों डिग्रेड होने वाली है क्योंकि हमने फिक्स कर दिए सारी वैल्यूज़। तो यार दोनों में हमको दोनों चीज़ें मिलती है। इसका मतलब ये है कि VMware में हमको स्टैटिक भी मिलता है और डायनामिक भी मिलता है। सेम इसके केस में, वर्चुअल बॉक्स के केस में भी स्टैटिक मिलेगा और डायनामिक मिलेगा। ठीक है, अब आती है USB सपोर्ट की बात। अब USB सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे USB 2.0 और USB 3.0। तो दोस्तों दोनों ही हमारे जो हाइपरवाइजर है, दोस्तों दोनों ही जो हमारे प्यारे हाइपरवाइजर्स हैं जो कि VMware और वर्चुअल बॉक्स, दोनों ही USB 2.0 एंड 3.0 सपोर्ट करते हैं। USB 2.0 एंड 3.0। ठीक है, अब बात करते हैं कॉस्ट एंड लाइसेंस के बारे में। तो दोस्तों ये अब आया फाइनल पैसों की बात वाला पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पैसों की बात करें तो VMware जो है, VMware पेड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, पेड सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि ये लाइसेंसेबल सॉफ्टवेयर है, इसमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लाइसेंस की रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी? जब आप लोग इसके प्रीमियम फीचर या फिर एडवांस फीचर्स को यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप लोग स्नैपशॉट को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको पे करना पड़ेगा, आपको उस चीज़ का लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब जाके आप लोग ये वाले ऐसे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। वही अगर वर्चुअल बॉक्स के केस में देखें तो वर्चुअल बॉक्स टोटली फ्री है।
तो अब बात करते हैं आप लोगों को कौन सा हाइपरवाइजर प्रीफर करना चाहिए। दोस्तों मेरे व्यू के हिसाब से अगर आप लोग देखें तो वर्चुअल बॉक्स जो है ये बहुत ज़्यादा लोडेड सॉफ्टवेयर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका सिस्टम कंपेटेबल नहीं है तो आपके सिस्टम को वर्चुअल बॉक्स बहुत स्लो कर देगा। वही अगर हम लोग देखें VMware के बारे में तो VMware लाइट वेट होता है वर्चुअल बॉक्स से, VMware बहुत ज़्यादा पोर्टेबल होता है। वही अगर वर्चुअल बॉक्स का देखें तो इसमें स्नैपशॉट हालांकि अवेलेबल है लेकिन इतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और पोर्टेबल नहीं रहता है। तो अगर आप लोग इथिकल हैकिंग वगैरह पढ़ रहे हैं या फिर आप हैकिंग सीखना चाहते हैं, आपको लैब करनी है, आपको प्रैक्टिकल करने हैं, आपको लिनक्स डालना है अपने विंडोज़ में हाइपरवाइजर का यूज़ करके, तो मैं जो यूज़ करता हूँ पर्सनली मैं VMware यूज़ करता हूँ। आप लोगों को भी VMware यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसमें जो स्पीड मिलती है वो इसमें थोड़ी सी डिग्रेड हो जाती है। तो यार दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज गेन हुआ हो या फिर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। दोस्तों इस चैनल पे मैं हैकिंग, फन फैक्ट्स, DIY, अनबॉक्सिंग ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय।